जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेक्ट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 10 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 9 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके तुरंत देख लें। ये सभी प्रश्न यहाँ आपको 100 प्रश्न सभी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षा के नए पैटर्न की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड in with an appropriate word. Four alternatives are suggested for question. Choose the correct alternative out of the four option given. तो पहला है if I had helped him he, if I had helped him he, तो डैश की जगह पे क्या बना जाएगा दोस्तों? जल्दी से जवाब देंगे जी हाँ। would not have drowned डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। In the following question, out of four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. तो lucidity का सही मीनिंग क्या होता है? lucidity का मतलब होता है सुबोधगम्यता। इसका lucidity का सही मीनिंग होता है सुबोधगम्यता। तो यहाँ पे इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, मतलब स्पष्ट रूप से, और ल्यूसिडिटी का मतलब भी होता है स्पष्ट रूप से। चलिए अगला है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का सही मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब देंगे तो ये है रेटिनॉल। चलिए अगला प्रश्न है। हाउ डिड यू ब्रेक द आइस। यहाँ ब्रेक द आइस का मीनिंग बताना है। हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी। हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी, तो ये हो जाए इनिटिएट समथिंग। चलिए अगला प्रश्न है। बोल्ड अक्षर में लिखे हुए हैं उनका सही मीनिंग बताना है। शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर चॉर्स। तो पांचवे का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिनिशेस। यहाँ फिनिश्ड की जगह फिनिशेस होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ लिखा है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस के लिए वन वर्ड क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न है। हु वाज राइटिंग दिस लेटर चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो जी हाँ दोस्तों, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका हो जाएगा हु वाज राइटिंग दिस लेटर। तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आठवां। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है? तो ये झोपड़ी। चलिए अगला प्रश्न है। हैजा रोग का क्या कारण है? तो हैजा रोग का कारण है जीवाणु। जी हाँ दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न। उस शब्द का चयन करें जो अंचल का पर्यायवाची ना हो। अचल का पर्यायवाची ना हो। यहाँ पे अचल अचल का पर्यायवाची ना हो, तो इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अचल का पर्यायवाची नहीं है? तो वो अचला पर्यायवाची नहीं है। अचल का अर्थ होता है पहाड़, पहाड़ का ही शैल है, और गिरी है, गिरी का अर्थ पर्वत। चलिए अगला प्रश्न है। अमेय हलाहल मत भरे अरुण श्वेत रत्नार। वाक्य में अमेय का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इस वाक्य में अमेय का सही अर्थ सभी को पता होगा कि यहाँ हलाहल का अर्थ होगा विष और अमेय का अर्थ होगा अमृत। चलिए अगला प्रश्न है। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के भेद सभी को पता होगा, 6 होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? सदा स्त्रीलिंग में ही कौन सा? तो ये बनावट। जैसे उसकी बनावट, इसकी बनावट अच्छी है, उसकी बनावट अच्छी नहीं है। तो यहाँ इसकी और उसकी हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें से बताना है अनेक, स्वामी, पुस्तक और पेंसिल। इस बहुवचन है तो अनेक सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है। अनेक शब्द बहुवचन के लिए यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न है। कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? तो ये है प्रथम। कर्ता ने कर्म को। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फैराडे का नियम सभी को पता होगा, इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित है। अगला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजक न्यूटन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओम का नियम। ये ओम का नियम है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है।
अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये सभी को पता होता, उत्तल लेंस कैमरे में लगा होता है। उत्तल लेंस यानी कि उभरा हुआ, और अवतल लेंस यानी कि अंदर की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो ये सितंबर भिन्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का। और ये भी ध्यान रखिएगा, तो देश का राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम था। बंगाल नाम का प्राचीन नाम गौड़ था, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस नाम के साथ संबंध है? अर्थात मयूर सिंहासन तख्ते ताउस को किसने बनवाया था? तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था, इन्होंने ही ताजमहल भी बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासन काल में थे। चलिए अगला प्रश्न, विश्वविख्यात आईएनए मुख्यालय में वकील कौन थे? विश्वविख्यात आईएनए मुख्यालय में वकील कौन थे? तो ये गांधी जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था। संविधान को रूप देने वालों की यह इच्छा थी। अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसी दिन को 2029 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, 26 का डी एकदम सही है। इसी दिन को सबसे पहले 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। खैर उस दिन स्वतंत्रता मिली नहीं थी, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किस दिन सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1929 को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला की रचना हुई? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये प्रश्न पिछले सेट में भी रिपीट हो चुका है दोस्तों। आपको बताया हुआ है कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और अगर पूछता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू जी थी। और भारत में पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू जी थी। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो ये 29 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बता रहे हैं आप, डी, उधम सिंह। उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी, ये सभी को पता होगा। अगला प्रश्न, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये क्लीमेंट एटली। ये प्रश्न सही होगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा। क्लीमेंट एटली उस समय लेबर दल के मुखिया थे। ये भी याद रखिएगा, किस दल के थे? तो वो लेबर दल के थे, और लेबर दल भारत को स्वतंत्र करने का पक्षकार था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का विषुवत व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 31 का आंसर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बी, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 32 का आंसर सभी लोग देंगे। कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? जी हाँ, 71%। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ये 33 का बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ओजोन गैस पे मत लगाइएगा, ये बी हो जाएगा पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, क्योंकि ज्वालामुखी के सहारे से ही पृथ्वी के अंदर के लावा बाहर निकलते हैं। अगर ज्वालामुखियाँ ना हो तो पृथ्वी के लावा कहीं से भी बाहर निकलने लगेंगे और प्रकृति को काफ़ी हानि होगी। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर, टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टिग्रिस नदी, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड जीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है? तो ये इराक से होकर बहती है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है? 35। एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य को सीमित है? तो ये 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर देंगे। जी हाँ, बी। बाकी अरावली, सहादी, सतपुड़ा ये सभी कई राज्यों से होकर गुजरती है, केवल अजंता का विस्तार एक ही है। और अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो ये जातक कथा के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अजंता की गुफाएं जातक कथा के लिए प्रसिद्ध हैं, और जातक कथा में भगवान बुद्ध की जीवन से संबंधित कथाएं हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है? तो ये की जाती है चावल की। चलिए अगला प्रश्न, ये सभी को पता रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कोयला उत्पादन की दृष्टि में किस राज्य का प्रथम स्थान है? कोयला उत्पादन की दृष्टि में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जल्दी से आंसर देंगे। जी हाँ, झारखंड। झारखंड का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो कितने बंदरगाह हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 12 प्रधान और 135 अप्रधान हैं। ऐसे 12 135 की सहायता से आप लोग ध्यान दे सकते हैं। 12 135। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है, सभी को पता होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? 41 का आंसर देंगे। तो ये राष्ट्रपति की लोकमत द्वारा चुनाव, ये सही है। कार्यकाल की निश्चित अवधि, ये भी सही है। कार्यपालिका एवं विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी ने अपने 70 सहयोगियों के साथ ये यात्रा शुरू की थी और नमक कानून को तोड़ने के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी। नमक कानून, ध्यान दीजिएगा सभी दोस्तों, नमक कानून को ना मानने के लिए। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था बी। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा कि धारा 32 के तहत, डी। 43 का डी धारा 32 के तहत सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 44। कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये सी, कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जिनमें से 12 विभिन्न क्षेत्र के होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। खैर ये अभी हटा दिया गया है दोस्तों, पर फिर भी अगर ये हटा दिया गया है तो अब जो आएगा तो उसको 12 लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हो, सभी को पता होगा। यूएसए से प्रस्तावना लिया गया हो, प्रस्तावना की भाषा कनाडा से। यूएसए से प्रस्तावना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इस्पात कारखाना किस स्थान पर लगा? भारत का पहला इस्पात कारखाना एक कुल्टी में लगा था। सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुल्टी में। चलिए अगला प्रश्न है, देश का कुल यात्री यातायात में किसका योगदान सर्वाधिक है? कुल यात्री यातायात में किसका योगदान सर्वाधिक है? सभी को पता होगा, सड़क यातायात का। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात क्या है? पूरे भारत की यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों, सभी को पता होगा, 940 है, मतलब 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो 49 का सी हो जाएगा, नमक। नमक का मूल्य घट जाए या बढ़ जाए उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र किस राज्य में कार्यरत है? भारत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र किस राज्य में कार्यरत है? ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये झारखंड राज्य में कार्यरत है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है? तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सबसे हाईटेक सिटी भी कहा जाता है, कंप्यूटर का शहर। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक। ओलंपिक शब्द, चलिए यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि ओलंपिक शब्द कहाँ से आया? तो ये ओलंपस से आया है। और ये किसका नाम है? तो ये एक पर्वत का नाम है। चलिए, और सबसे पहले ओलंपिक एथेंस यानी कि ग्रीस में कराया गया था, एथेंस। और जो आधुनिक ओलंपिक है वो भी यहीं पे कराया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये प्रश्न चाहे आप नोट कर सकते हैं कि सबसे पहला एथेंस, सबसे पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये एथेंस ग्रीस में हुआ था। और जो आधुनिक ओलंपिक है उसका आयोजन भी सबसे पहले एथेंस ग्रीस में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया है, तो कितना बढ़ाया गया है? तो ये 4 वर्ष बढ़ाया गया है दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, परम 10,000 क्या है? परम 10,000 क्या है? ये परम, पहली बात तो ध्यान देंगे कि परम 8000 या परम 10,000 एक सुपर कंप्यूटर का नाम है।
तो यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित एक ही ऑप्शन है डी, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न है, लोटस निम्न में से किसका नाम है? लोटस निम्न में से किसका नाम है? 55 का आंसर देंगे। जी हाँ, लोटस कोई फूल या फिल्म नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि लोटस का अर्थ यहाँ कमल से नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। एक दो प्रश्न इसमें कंप्यूटर के भी दिए हुए रहते हैं क्योंकि एक दो बार पूछे गए हैं, चलिए इसलिए वो भी पढ़ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से देख के बताएंगे कौन सा सत्य है। नाभिकीय संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा नहीं। चलिए अगला है कि संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान से उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, संलयन में अधिक ऊर्जा इकट्ठी होती है, इसलिए यही सही हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग करके दूध में पानी की मिलावट की जांच की जा सकती है। तो दूध में पानी की जांच कैसे की जाती है? सभी को पता होगा दोस्तों, लैक्टोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? वृष्टि का रूप नहीं है तो ये जलप्रपात। वृष्टि का कहाँ से रूप हो सकता है? बाकी कोहरा, ओस, वर्षा ये सभी बरसते हैं, ऐसे ऐसे बरसते हैं, और जलप्रपात बरसता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक है। ये अल्फा किरण है, ये बेटा किरण है, ये गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है, किससे तैयार की जाती है दोस्तों? तो ये तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे जटिल, और हीरा एक तत्व भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है, और प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है। प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? 63 का व्यापारिक वैसलीन, जहाँ वैसलीन का निष्कर्षण पेट्रोलियम के द्वारा किया जाता है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, आँखें और दृष्टि को। चलिए अगला प्रश्न है, एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही, से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य दोस्तों कि यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। चलिए क्वेश्चन ध्यान देते जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, ताकि आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न है, ओंकोलॉजी किनका अध्ययन है? ओंकोलॉजी किनका अध्ययन है? ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये कैंसर का अध्ययन है। 66 का बी। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो ये पानी से, यानी जल से, H2O से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये कंबोडिया में स्थित है। देखिए कहा भी जाता है कि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये किसका है? तो ये फूलों की सजावट का है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, वो सभी प्रश्न मैथ के थे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती है? बाईं ओर से आके नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये सोन नदी है जो बाईं ओर से आके नहीं मिलती है। बाकी सभी नदियाँ बाईं ओर से आके मिलती हैं, सोन नदी किसी और से आके मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? तो ये पारसिया अरब देश के विशेषज्ञों का सहयोग है, यहाँ पे पारसिया भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य सिप्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो तमिल साहित्य सिप्पादिकारम के रचयिता एलांगो हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि तमिल साहित्य सिप्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो ये एलांगो हैं, सी। अगला समय है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में? देखिए निर्धारित भी किया जाता है ग्रीनविच समय,
तो ग्रीनविच किस देश में है? तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि ब्रिटेन में। चलिए अगला प्रश्न है, अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो कुल कितने राज्यों में है दोस्तों? कुल 6 राज्यों में है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। देखिए फिर से कंप्यूटर का प्रश्न है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किनका उपयोग करते थे? तो ये करते थे नहीं, अभी पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर ही चल रहा है, तो ये कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि क्या हो जाएगा? अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो समय अवधि 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 किलोग्राम बराबर कितने? देखिए न्यूटन में बताना है आपको कि 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन होता है। तो ये 9.8 न्यूटन होता है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन, ये बराबर है। चलिए एक्सरे का शोधक था। अगला प्रश्न है, एक्सरे का शोधक था कौन था? एक जिसने एक्सरे का शोध किया था, तो ये सी हेनरी बेकुलर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी, अगला 100 लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, हार्डवेयर कहा जाता है। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अभी आप जाके बाकी के सारे प्रैक्टिस टेस्ट 9 जो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे उनको देख लीजिए। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।